आदाब नाजरीन, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट मलिक फैजुल हक। नाजरीन, आज हम बात करेंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, यानी काम करने की जगह पर औरतों के लिए जो खास कानून बनाया गया है जिनसी हिरासानी के खिलाफ, उसके बारे में हम बात करेंगे। नाजरीन, जहां एक तरफ हम ये जानते हैं कि इस दौर में औरतें और मर्द दोनों ही शाना बशाना अलग अलग दफातर में अलग अलग जगह में काम करती हैं और यही इस वक्त की ज़रूरत भी है, लेकिन इसके साथ साथ इस चीज़ को यकीनी बनाना भी ज़रूरी है कि काम करने की जगह पर औरतों के खिलाफ जिनसी हिरासानी ना हो और वो इसका शिकार ना हो। ये तभी इसी से ये मुमकिन हो पाएगा कि हम दोनों मर्द और औरत के लिए बराबरी का एक मौके फराहम करें, बराबरी के मौके का एक इंतज़ाम करें, जिससे कि दोनों को ही बराबर के मौके फराहम होंगे अपनी प्रोग्रेस करने में और दोनों ही बिना खौफ व खतर काम कर सकेंगे काम करने की जगहों पर। और आज इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ फरमा है मोहतरमा फौजिया पॉल साहिबा, जो कि पेशे से एक जज हैं और फिलहाल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी अनंतनाग के सेक्रेटरी के अहम ओहदे पर फाइज हैं। जज साहिबा, हम इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। थैंक यू फहद। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि एक खास कानून है जो जिनसी हिरासानी के खिलाफ बना है, तो क्या ज़रूरत आन पड़ी कि एक खास कानून बने जहां हमारे बाकी ताज़ीराती कानून भी हैं? क्या ज़रूरत है एक खास तरह का कानून बने? फहद, आपने बहुत सही टॉपिक पे आज ये बात की है। अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लिए, आप देखें कि मिड 90s तक कोई एक स्पेसिफिक लॉ नहीं था जो गवर्न करता सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। हमारी सारी औरतें जो हैं जो वर्क प्लेस पे काम करती हैं, आपने सही कहा कि आजकल शाना बशाना मर्दों के साथ औरतें जो हैं वो काम कर रही हैं, लेकिन मिड 90s तक कोई भी ऐसा स्पेसिफिक लॉ नहीं था जो उनको उस हैरेसमेंट से बचाता। हमारे कुछ प्रोविजंस थे, जैसे आईपीसी में सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी या सेक्शन 509 जो हमें सेक्सुअल हैरेसमेंट से कुछ हद तक डील करते थे, लेकिन उनकी लैंग्वेज ऐसी थी कि बहुत सारे केसेस जो है वो फॉल करते ही नहीं थे। हालांकि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट होती थी लेकिन फॉल नहीं करते थे। तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना बहुत जरूरी है कि ये लॉज क्यों बने। तो हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। सबसे पहले राजस्थान में जो है, आई एम टॉकिंग अबाउट 1992, जब ये इसका कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं था। 1992 में वहां पे एक राजस्थान में एक गवर्नमेंट ने अपॉइंट की थी एक लेडी को जिनका नाम भवरी देवी था। भवरी देवी क्या करती थी, वो वुमेन से रिलेटेड जो भी लॉज थे, जैसे चाइल्ड मैरिज को रोकना, वुमेन के एजुकेशन से रिलेटेड अवेयरनेस करना, वो सब काम करती थी गवर्नमेंट के ही स्कीम के तहत। और उस एक बारी क्या हुआ कि कोई एक चाइल्ड मैरिज हो रही थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, इट वॉज a 9 month old बेबी, उसको हम बेबी ही कहेंगे, नॉट अ गर्ल। बिल्कुल नौजायद जी, 9 महीने की बच्ची, उसकी चाइल्ड मैरिज कर रहे थे राजस्थान में। भवरी देवी, इसको वहां पे साथिन कहते थे। इनका काम बिल्कुल वैसा होता था जैसे एक सोशल वर्कर का, एक आशा वर्कर का होता है। तो उसने क्या किया, उसने अपना जॉब किया। शी वॉज वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट। उसने अपना जॉब किया, उसने उस चाइल्ड मैरिज को रोकने की कोशिश की और उसका रिजल्ट ये हुआ, शी वॉज गैंग रेप्ड। उसको गैंग रेप किया गया। और क्या हुआ कि फिर वो पुलिस स्टेशन में गई कंप्लेंट करने के लिए। जैसा आप जानते हैं कि ज्यादा फिर उसमें ट्रायल कोर्ट में गई, एविडेंस ज्यादा अच्छी थी नहीं, क्योंकि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो 52 आवर्स में कंडक्ट किया गया। तहकीकात में ही कमी रह गई जी, बल्कि आपको भी पता है कि एक रेप विक्टिम का जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो 24 आवर्स के होना चाहिए, बट उसका 52 आवर्स में तो क्या एविडेंस रह जाती। तो क्या हुआ, एज ऑलवेज जैसे होता था, वो छूट गए, वो गिल्टी नहीं, नॉन गिल्टी बरी हो गए वो नहीं। और इससे क्या हुआ, इससे एक ह्यूज ह्यू एंड क्राई उठ गया, स्पेशली राजस्थान में। और राजस्थान की काफी ऑर्गेनाइजेशंस, इंक्लूडिंग दिल्ली की ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो विमेन से जो रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस जो विमेन की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती थी, वो एक हो गए और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल की, जहां पे उन्होंने कहा कि एक स्पेसिफिक लॉ होना चाहिए जो वुमेन को प्रोटेक्ट करे जब वो एक वर्क प्लेस पे काम करती है हैरेसमेंट से। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में गाइडलाइंस पास की। उसको हम फेमस वो गाइडलाइंस विशाखा गाइडलाइंस कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने उस गाइडलाइंस में बहुत सारी चीजें दी, जहां पे एक सबसे पहली जो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, दैट वाज सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन किया गया। देयर वाज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन। तो
वो डिफाइन किया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने उसका प्रोसीजर बताया कि ये गाइडलाइंस कैसे वर्क प्लेस पे क्या गाइडलाइंस चलेंगी, क्या जब तक कि कोई लॉ पार्लियामेंट इनैक्ट नहीं करे तब तक ये गाइडलाइंस इन्फोर्स होंगी। सो इट इज बेसिकली इसी बैकग्राउंड की वजह से जो है जब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी और उसके फाइनली अराउंड 17 ईयर्स के बाद पॉश एक्ट, जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रीड्रेसल, वो दैट केम इनटू फोर्स, पार्लियामेंट ने पास किया 2013 में। जी, यानी जो दरमियानी मुद्दत थी 1997 और 2013 के बीच में, यहाँ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस थी इस विशाखा केस में, वही कानून था इस ज़िम्मन में। बिल्कुल। तो बात करेंगे जिनसी हिरासानी की, तो एक्ट के जरिए से जानना चाहेंगे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट से क्या माना है? सेक्सुअल हैरेसमेंट को मैं एक बहुत ही सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करना चाहती हूँ। कोई भी अनवांटेड अनवेलकम बिहेवियर, चाहे वो फिजिकल हो, वो साइकोलॉजिकल हो, या फिर आप बाय इम्प्लीकेशन हो। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। मुझे लगता है हमारी बहुत सारी ख्वातीनें जो है वो जानती नहीं है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट, एक सिंपल सी चीज को भी आप सेक्सुअल हैरेसमेंट में आप ये फॉल कर सकते हैं। जैसे आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं एंड यू डोंट वांट दैट पर्सन टू सेंड यू ईमेल्स बट स्टिल ही इज सेंडिंग, तो इट विल बी काउंटेड एज सेक्सुअल हैरेसमेंट। आप किसी की बॉडी शेमिंग कर रहे हो, आप किसी को कमेंट कर रहे हो उसके ड्रेसिंग सेंस से रिलेटेड, आप किसी के बारे में फॉल्स र्यूमर्स फैला रहे हो, आप किसी को पोर्नोग्राफी दिखा रहे हो, आप किसी को इनडिसेंट टच कर रहे हो, यस इट्स नॉट जस्ट इनडिसेंट टच, यू आर पैटिंग समवन, आप किसी को ऐसे पैट कर रहे हो या पिंचिंग समवन, तो इट मे बी normal for some females, but some females would not want it. तो it depends on the female, तो वो आराम से इसको सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं, ये फॉल करता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये एक नया मैदान है, इस निस्बत से कि पुराने ज़माने या पहले ज़माने में बहुत कम औरतें या ख़वातीन ही थी जो कि घर से बाहर निकलती थी और दफातर में काम करती थी। अब चूंकि मर्दों के लिए भी ये एक नया मैदान है कि किस तरीके से वो डील करें जो औरतें आपके शाना बशाना काम कर रहे हैं आपके दफातर में। तो क्या ये बात भी ज़रूरी नहीं है कि मर्दों के लिए भी कि उन्हें समझाया जाए कि एक दायरा है जिस दायरे में उन्हें रहना पड़ेगा और किस तरीके से जो औरतें उनके साथ काम कर रही हैं उनके साथ वो पेश आएं? देखिए, ये एक्ट जो है पॉश एक्ट, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं, इसमें ये सारी चीजें दी गई हैं। इट इज एक्चुअली, इसमें क्या है, पॉश एक्ट में आपकी जो है इन्होंने इट्स नाउ अ लॉ कि आप दो कमिटीज होती हैं, एक होती है आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, दूसरी होती है एलसीसी लोकल कंप्लेंट्स कमेटी। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में जहां कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से डील करती है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये मैंडेटरी है कि वो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाए अगर उसके एम्प्लॉइज 10 से ज्यादा हैं, और अगर 10 से कम है तो फिर लोकल कंप्लेंट्स कमेटी, हाँ, या अगर एम्प्लॉयर के खिलाफ ये कंप्लेंट है तो भी लोकल कंप्लेंट्स कमेटी से डील करेगी। तो ये कमिटी, इस कमेटी का कॉम्पोजिशन मैं बताना चाहूंगी। इसमें एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा जो कि एक लेडी होगी, सीनियर मोस्ट फीमेल एम्प्लॉय जो उस वर्क प्लेस पे होगी, शी वुड बी द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। फिर इसमें मिनिमम 2 मेंबर्स जो है वो एम्प्लॉयज से लिए जाएंगे, एक एक्सटर्नल एनजीओ से लिया जाएगा, ही वुड बी एन एक्सटर्नल, और कोई भी किसी भी एनजीओ से आप नहीं ले सकते हैं, उस एनजीओ से ले सकते हैं जिसका मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा हो विमेन से रिलेटेड, जो है अपलिफ्टमेंट से रिलेटेड, एम्पावरमेंट से रिलेटेड जिन्होंने काम किया हो। और ओवरऑल जो है इस कमिटी का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हाफ इसकी जो मेंबर्स है दे शुड बी फीमेल, क्योंकि एक फीमेल के पास ही इस वजह से रखा गया है, बेहतर तरीके से समझ बिल्कुल, और एक फीमेल में भी हेजिटेंट होगी किसी मेल के सामने ओपन अप होने में, तो एक फीमेल प्रिजाइडिंग ऑफिसर और मोर देन हाफ मेंबर्स इसके फीमेल इसी वजह से रखे गए हैं। और इससे क्या हुआ, इनका एक स्पेसिफिक टाइम बाउंड है, लाइक जब भी इंसिडेंट हुआ है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का है, विद इन 90 डेज जो है वो उस अग्रीव्ड लेडी को ये इसके कंप्लेंट फाइल करनी है। हाँ, कुछ केसेस में जहां उसके लिए पॉसिबल नहीं रहा हो 90 डेज में कंप्लेंट फाइल करना, तो इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी उसको टाइम एक्सटेंड कर सकती है, बट दैट शुड बी रीजनेबल अगर हो। और फिर उसके बाद
7 डेज के अंदर अंदर जो है नोटिस निकलती है रेस्पोंडेंट को और उसको बुलाया जाता है। 10 दिन के अंदर अंदर उसको अपना रिप्लाई या जो भी डॉक्यूमेंट्स वो रिलाई करते हैं उसके ऊपर जो है वो भेजना है। और फिर उसके बाद जो है 90 डेज के अंदर अंदर जो है आप इसकी इंक्वायरी जो है कंप्लीट होनी चाहिए तेजी के साथ ही। जी बिल्कुल, इसमें टाइम बाउंड जो है, एवरीथिंग इज टाइम बाउंड, तो आप ये नहीं कर सकते कि इसको एक्सटेंड हो सकता है। और इसमें ये भी बताया गया है इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी जो है अगर वो खुद डील नहीं कर सकती है उसके साथ तो वो हेल्प करेंगे, इसको असिस्ट करेंगे, जो अग्रीव्ड लेडी है उसको असिस्ट करेंगे कि वो लोकल पुलिस स्टेशन में जाए और उसके बिहाफ पे या खुद उसको लेके वहां कंप्लेंट फाइल करे अंडर द प्रोविजंस ऑफ द रेलेवेंट लॉ। तो और इसमें एक और चीज बहुत अच्छी है, ये 3 फोल्ड काम करती है। सबसे पहले तो ये इंक्वायरी करेगी और देखेंगे गिल्टी है कि नहीं है। सेकेंडली ये उसका जो अवेयरनेस है, हर एक इंस्टीट्यूशन, मैंने जैसे कहा कि पब्लिक प्राइवेट कोई भी अनऑर्गेनाइज्ड, इवन अगर जो हम देखते हैं अनऑर्गेनाइज्ड जैसे हमारे सलून्स है, ब्यूटी पार्लर्स है, वो अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, तो उधर में भी उनके लिए भी मैंडेटरी है कि वो ये कमिटी बनाए और इसकी प्रॉपर अवेयरनेस करे, पैम्फलेट्स लगाए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वहां लिख के रखे कि ऐसे ऐसे हमारी कमिटी में है, ये कॉन्स्टिट्यूशन उसका बताए, फिर इसमें पेनल्टीज क्या होंगी वो भी बताए। तो ये मैंडेटरी है, इसकी जानकारी भी फैलानी। जी, ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स। और अगर किसी ने ये नहीं बनाए ऑर्गेनाइजेशन तो उस एम्प्लॉयर को ही वुड बी गिल्टी और इट्स अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब पुलिस जो है उसको अरेस्ट कर सकती है हाँ विदाउट। जैसा अब हम बात करते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, यानी औरतों के लिए कानून बनाया गया है जो कि काम करने की जगह पे है। अब ये वर्क प्लेस या काम, ये कौन सा काम है? क्या ये सिर्फ दफातर का काम है या फिर ये ऐसा काम भी है जैसे कि कुछ औरतें मजदूरी करती हैं या दिन में कोई और काम करती है जो कि गैर मुतनज़्ज़म हो, अनऑर्गेनाइज्ड हो, तो उन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स को भी क्या ये कवर करता है? और उस सूरत में अगर इनके साथ मजदूरी में ये होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है, तो कहाँ कंप्लेंट करनी है? मैंने आपको बता दिया पहले भी कि ये जो है हर एक ऑर्गेनाइजेशन इसमें सब कवर होता है। आप इसमें ये एक्ट का इतना वाइड है इम्प्लीकेशन कि अगर कोई लेडी वर्क फ्रॉम होम कर रही है तो वो घर उसका एक एम्प्लॉयमेंट प्लेस बनेगा। जी, तो ये एक्चुअली कहीं पर भी कोई लेडी काम कर रही हो, चाहे 10 से ज्यादा हो तो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होनी चाहिए, 10 से कम हो तो लोकल कंप्लेंट्स कमेटी होनी चाहिए। तो हर एक जो है आपका वर्क फ्रॉम होम, या अगर आपको आपकी कंपनी ने या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उन्होंने कहीं ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा है, दैट वुड ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ वर्क प्लेस फॉर वुमेन। यानी किसी भी तरीके का काम, किसी भी तरीके का काम, चाहे आपको ऑफिस ने ऑथराइज किया है कहीं बाहर जाना, तो वो जो चीज है वो ये बेसिकली इस वजह से रखा गया है कि ताकि कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बने लेडीज के लिए, वो काम कर सकें, बेसिक बिना खौफ खतर काम कर सकें। तो 2 तरीके की कंप्लेंट्स कमेटी का आपने फरमाया कि एक तो ऐसी जगहों पर जहां 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हों, काम करने वाले हों, वहां पर एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी उसी कंपनी को, दफ्तर को या काम करने वाली जगह को बनाना पड़ेगा। दूसरी वो जगह है जहां 10 से कम है या ये सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है, तो वहाँ लोकल कंप्लेंट्स कमेटी है। तो लोकल कंप्लेंट्स कमेटी कैसे पता चलेगा मजदूर को या किसी शख्स को जो सेलों में काम करता है कि लोकल कंप्लेंट्स कमेटी कहाँ पे है और कैसे वहाँ दरखास्त दायर करनी है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है अभी भी इससे रिलेटेड बहुत अवेयरनेस की जरूरत है कि उनको भी, जैसे मैंने कहा कि वो एक कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पे ये सारी चीजें जो है, जैसे मैंने आपको कहा पैम्फलेट्स की फॉर्म में, पोस्टर की फॉर्म पे, इट इज मैंडेटरी है हर एक इंस्टीट्यूशन के लिए कि वो वहां पे लगाए, ताकि जो भी वहां से राह चलता बंदा हो या कोई वहां एम्प्लॉय हो, उनकी नजरों में आए कि यहाँ पे एक कमिटी फॉर्म हुई है जो हमारी सेक्सुअल हैरेसमेंट से डील करने के लिए है। तो बेसिकली अवेयरनेस इसी वजह से किया गया है। और इसमें टाइम टू टाइम जो है इंस्पेक्शंस होंगे, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, जिसको भी पावर्स होंगे, उनके लिए मैंडेटरी है कि वो अपने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट में सारे इंस्टीट्यूशंस को देखे, चाहे ऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, पब्लिक प्राइवेट, क्या उन्होंने ये कमिटीज बनाई है, दे हैव टू डू एन इंस्पेक्शन विद रिगार्ड टू दिस। और कहीं पे नहीं है तो उनको रिप्रिमांड करना है, उनको बोलना है कि इसमें कमिटी बननी है, डेट मतलब वक्तन बवक्तन जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने, इससे रिलेटेड वर्कशॉप्स करने हैं, जिससे ये सब पता चले। और ये भी बताया जाए कि ये अगर आपने नहीं ये कमिटीज बनाई तो आप यू आर गिल्टी और आपको पेनलाइज किया जा सकता है। अब सबसे पहले मरहले पर बात करेंगे कि जहां आपको एक कंप्लेंट, शिकायत दर्ज करनी है,
तो ये शिकायत दर्ज करने के लिए आपने फरमाया कि 90 दिन की मुद्दत है, तो 90 दिन के अंदर अंदर ये शिकायत दर्ज करनी है, और अगर 90 दिन से जायद हुए तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप क्यों 90 दिन के अंदर अंदर नहीं कर पाए। उसके बाद एक इंक्वायरी शुरू होगी, जाहिर सी बात है जो मुल्जिम है उन्हें भी बुलाया जाएगा कि आप वो अपना जवाब पेश करें। तो ये जो ज़ाब्ता है, इसमें सबसे बड़ा डर औरत का यही रहेगा कि वो एक समाज में रहते हैं और उनकी बेइज्जती होने का खतरा है। जो चीज़ें उनके साथ हुई हैं वो किस तरीके से वो खुलकर बताएं, क्योंकि निहायत ही हसास चीज़ें हैं होती हैं, ये किस तरीके से खुलकर बताएं और कैसे राजदारी रखी जाती है ताकि ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी बाहर किसी और को ना पता चले। इस एक्ट का एक बहुत अच्छा जो एक इन्होंने एक ये चीज दी है वो ये है कि आपकी जो भी ये प्रोसीडिंग्स होंगी, जैसे आपने कंप्लेंट किया है या आपने रेस्पोंडेंट को बुलाया या परपेट्रेटर उसको बुलाया है, ये सारी जो है ये इसमें कंप्लीट एम्बार्गो है ऑन पब्लिकेशन। आप इसको न्यूज वाले जो है वो पब्लिसाइज नहीं कर सकते हैं, बाहर नहीं बता सकते, इसका कंप्लीट एक सीक्रेसी रहेगी। तो ये जो है फीमेल्स को इसीलिए रखा गया है ताकि फीमेल के सामने खुल जाए। मैं भी, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि पहले जो है ये सारी जो रिपोर्ट नहीं होते थे सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस बिकॉज ऑफ जो भी स्टिग्मा लगेगा औरत को। लेकिन अब कहीं हद तक, जैसे मैं आई वाज गोइंग थ्रू द फिगर, जो डेटा है 2017 में बहुत कम हमारे जो थे ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन 2022 में अराउंड 419 केसेस रिपोर्ट हुए हैं जो कंप्लीटली सेक्सुअल हैरेसमेंट के हैं। अभी भी मोस्ट ऑफ द केसेस दे गो अनरिपोर्टेड, क्योंकि every 1 out of 3 women in India is being sexually harassed at workplace. तो ये इस वजह से ऊपर नहीं आ रहा है, बहुत सारे लाइटली लेते हैं, बहुत सारे कहते हैं अब जाने दो, और बहुत सारों को पता भी है। देखिए जैसे हमारी जो ये हैरेसमेंट है ना, मैं इस पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। एक होता है क्विड प्रो क्वो, दूसरा होता है हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। क्विड प्रो क्वो में ये होता है दिस फॉर दैट, मतलब आप मुझे सेक्सुअली कुछ फेवर दे दो, मैं आपको प्रमोट करूंगा, उसके बदले में कोई फायदा दूंगा, आप ऐसा करो तो मैं ये दूंगा। तो ये एक तरह की हैरेसमेंट होती है। दूसरा होता है हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, कि आप अगर इन फेवर्स को नहीं कर रहे हो तो आपके लिए एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट जो है क्रिएट किया जाता है, जहां इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ वुमन टू परफॉर्म हर जॉब। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ये कंप्लेंट्स कमिटी जो है ये बनी, और कंप्लेंट्स कमिटी जो ये बनी है इसमें ये भी है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप फॉल्सली किसी को अक्यूज कर सकते। देयर इज अ प्रोविजन अंडर सेक्शन 14 ऑफ दिस एक्ट, पॉश एक्ट, कि अगर किसी फीमेल वर्कर ने किसी के खिलाफ फॉल्स एलिगेशन की, जो कल को अगर इंक्वायरी होती है वो गलत साबित होती है, तो वो एम्प्लॉयर को वो उसमें ये आप रेकमेंड कर सकते हैं। वो कंप्लेंट्स कमेटी जो है रेकमेंड करेगी कि ये फॉल्स कंप्लेंट थी, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मैं थोड़ा सा और इस पे बताना चाहूँ कि जैसे हमारी ये इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब इंक्वायरी कंप्लीट होगी तो बस तभी तक, उसके बाद ही जो है कोई एक्शन ले सकती है। इसमें इंटरिम डायरेक्शन भी पास हो सकती है इंक्वायरी के दौरान भी। जी, इंक्वायरी के दौरान भी अगर लगे, उसमें कुछ इंटरिम डायरेक्शंस दे सकते हैं। जैसे जो फीमेल है, अग्रीव्ड फीमेल है, वो उसकी ट्रांसफर कर सकते हैं फॉर 90 डेज किसी दूसरी जगह पे, ताकि वो उस परपेट्रेटर के सामने ना रहे अगर वो एक ही जगह पे है, या फिर उस परपेट्रेटर जो वो रिस्पोंडेंट है उसकी ट्रांसफर कहीं दूसरी जगह कर दे जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस फीमेल को जो है जो उसके ACR, सपोज ही इज हिज इमीडिएट बॉस, उसके ACR वगैरह जो है वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स जो है वो नहीं लिखेगा, ना ही उसकी परफॉर्मेंस वो देखेगा उस दौरान जब तक ये होगा। और जब वो रिपोर्ट फाइल करते हैं और जब उसमें कहते हैं कि इसके खिलाफ, सपोज वो गिल्टी होगा, वो कहते हैं इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन। किस तरीके की सजाएं दे सकते हैं? सजाएं में ये हो सकता है, सबसे पहले एक अगर सिंपल ही हरासमेंट है तो मे बी जो अपॉलॉजी से चल जाएगा, अपॉलॉजी ले सकते हैं। या अगर कोई थोड़ी ग्रीवियस वाली होगी हैरेसमेंट, उसमें उसका जो इंक्रीमेंट है दैट कैन बी स्टॉप्ड, उसकी प्रमोशन स्टॉप कर सकते हैं, उसको टर्मिनेशन हो सकता है, और उसके खिलाफ
पीनल कॉन्सिक्वेंसेज भी फॉलो कर सकते हैं, और इवन अगर लगे कि कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस या मेंटल टॉर्चर इस हद तक का है तो उसको कॉम्पनसेशन भी कर सकते हैं, उसको फॉर दैट हैरेसमेंट जो फीमेल है उसको कॉम्पनसेट भी कर सकते हैं, और वो कॉम्पनसेशन उसकी सैलरी में से डिडक्ट कर सकते हैं जो परपेट्रेटर। जी साहब, जैसे अब एक और सवाल जो जहन में आता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे हम जानते हैं ये औरतों तक ही महदूद नहीं है। आज हम ये भी देखते हैं कि जो हमारे ट्रांसजेंडर हजरात हैं वो भी काम करने के शोबों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, कि उनके खिलाफ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है क्या इस एक्ट में या इस कानून में उनके लिए भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात फराहम हैं? बिल्कुल, जब ये पॉश एक्ट बना था तब तो इसमें ट्रांसजेंडर्स का मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन अब चूंकि हमारे न्यू लॉज आए हैं, जैसे हमारा BNS आया है, आईपीसी को जिसने रिप्लेस किया है, तो उसमें जो है पहले जेंडर की सिर्फ 2 ही डेफिनेशंस होती थी, मेल एंड फीमेल। नाउ ट्रांसजेंडर हैज बीन इंक्लूडेड एज अ जेंडर इन दैट, और और जब फाइनली उनको जब डिफाइन किया गया है, इसको थर्ड जेंडर डिफाइन किया गया है, तो उनके खिलाफ भी सेम यही रूल्स एप्लीकेबल होंगे, बिकॉज वो एक जनरल डेफिनेशन में आ गए हैं। तो इस वजह से जो है अगर उनके खिलाफ भी हैरेसमेंट होती है तो सेम ये लॉज उनके लिए भी एप्लीकेबल है, बराबर तहफ़्फ़ुज़ात इसमें है। तो एक और सवाल आता है कि इंक्वायरी के दौरान अगर किसी औरत ने कंप्लेंट दर्ज कर ली है, इंक्वायरी चल रही है, इसके दौरान चाहती हैं कि दोनों फरीकैन आपस में एक सेटलमेंट कर ले, सलाह मशवरे के साथ ही ये मामले को रफा दफा करें, तो क्या इस चीज़ की कोई गुंजाइश है? बिल्कुल गुंजाइश है, लेकिन वो गुंजाइश सिर्फ जो फीमेल है, जो अग्रीव्ड फीमेल है, ये उसको देखनी है। अगर वो चाहती है तो वो इसके साथ सेटलमेंट कर सकती है, लेकिन उसको कोई किसी भी तरह का फोर्स उस पर अप्लाई नहीं किया जाएगा। उसको ये नहीं बोला जाएगा कि आपको सेटल करना है, आप सेटल करिए। ये उसकी अपनी मर्जी है, अगर वो चाहती है उसके साथ सेटल करना तो वो सेटल करने के लिए वो कर सकती है आराम से, एंड इट्स ऑल एज पर हर विल, यानी उसे मजबूर नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके का सेटलमेंट करने के लिए। जी साहब, अब ये है कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी या लोकल कंप्लेंट्स कमेटी का कोई फैसला होता है, उसमें जो मुल्जिम है उसे कसूरवार ठहराया जाता है, क्या ये मुल्जिम फिर ये फैसला किसी भी अदालत में या कहीं और चैलेंज कर सकता है? बिल्कुल, इसमें जब इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट देती है तो 10 दिन के अंदर अंदर उसकी कॉपी उनको अग्रीव्ड फीमेल को भी देनी है और परपेट्रेटर को भी देनी है। सपोज अगर ये इन फेवर ऑफ फीमेल होगा और उसको गिल्टी करार दिया जाएगा रेस्पोंडेंट को, तो रेस्पोंडेंट को 90 डेज का टाइम फिर से मिलता है, मतलब 3 महीने उसको भी टाइम मिलता है कि वो अपीलेट अथॉरिटी है। सर्विस रूल्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं अपीलेट अथॉरिटी कौन होगी, हर एक जगह के अपने अपने हैं, तो वो अपीलेट अथॉरिटी में 90 डेज के अंदर अंदर जो है वो उसमें अपील कर सकता है। या सपोज अगर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को कल को लगा कि नहीं ही इज नॉट गिल्टी, तो फीमेल जो अग्रीव्ड फीमेल है ये भी 90 डेज के अंदर अंदर अपील कर सकती है। तो दोनों के लिए ये प्रोविजन रखा गया है कि वो अपील कर सकते हैं। अगर इस तरीके की शिकायत बर्खास्त भी होती है, खारिज भी होती है, तब भी औरत इसको चैलेंज जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है उनके वही पावर्स है जो एक सिविल कोर्ट के हैं। जैसे सिविल कोर्ट विटनेसेस लेगा, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करवाने के लिए बोलेगा, फिर उसके बाद इसको अदर साइड को क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट देगा, तो सेम पावर्स उनके भी वही है। और वैसे ही सपोज फॉर 3 कंसेक्यूटिव हियरिंग्स अगर फीमेल जो अग्रीव्ड पर्सन है वो नहीं आती है तो वो डिसमिस कर सकते हैं कंप्लेंट, या 3 कंसेक्यूटिव हियरिंग्स तक अगर अदर साइड नहीं आता तो एक्स पार्टी में डिसीजन दे सकते हैं। तो इसका सेम वही वैल्यू है। जी। तो जैसा ये जो कार्रवाई होती है कंप्लेंट में, उसमें वकील साहिबान की जरूरत नहीं होती या गुंजाइश नहीं है, यानी दोनों पार्टीज को बजाते खुद वहां जाना पड़ेगा? जी बिल्कुल, इसमें अगर वो चाहे तो लॉयर की सर्विसेज भी ये ले सकती हैं, ऐसे कोई प्रोहिबिशन नहीं है। लेकिन जैसे कि अब ये अंदर इसका एक कंप्लीट एम्बार्गो लगा है पब्लिकेशन वगैरह पे, तो मोस्ट ऑफ द फीमेल्स प्रेफर करती हैं वो खुद करे, क्योंकि इसी वजह से फीमेल्स को ही वहां पे रखा गया है, ज्यादा मेंबर्स को, ताकि वो एक कंफर्टेबल एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में रहे और वो अपनी बात खुल के बोल सके। जैसे मैं आपको बता दूं हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी या हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वहां पर भी एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो है वो बन चुकी है। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारे जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है उन्होंने भी जी हर एक जगह पे कमेटी है, और जहाँ पे वो और हम वक्तन बवक्तन इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। हमने पैम्फलेट्स लगाए हुए हैं कोर्ट्स में कि हमारी कमेटी जो है ये है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो वहां पे फाइल कर सकती हैं। या हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में हमारे PLVs जी PLVs हैं जो हेल्प करते हैं, जैसे जो एक फार फ्लंग एरियाज में रहते हैं जिनको इस बारे में बिल्कुल खबर ही नहीं है, उनको वो जाके डोर टू डोर अवेयरनेस करते हैं, उनके बिहाफ पे इवन एप्लीकेशंस भी लिख के लाते हैं। क्योंकि कई औरतें ऐसी होंगी जिन्हें ये मालूम नहीं होगा कि दरखास्त किस तरीके से लिखनी है, या फिर उनने उनकी पढ़ाई नहीं होगी, तालीम इतनी ज्यादा नहीं होगी किसी वजह से कि
वो लिख ना सकें एप्लीकेशंस। तो ये जो दरखास्त है ये DLSA यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के में जो PLVs हैं वो लोग भी तहरीर करके इनको दे सकते हैं। जी बिल्कुल। और जी हम सर। वक्तन ब वक्तन इससे रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम कॉलेजेस में कर रहे हैं, स्कूल्स में कर रहे हैं, जी जहां से सबसे ज्यादा ये एसिमुलेट हो जाएगा, इन कोलैबोरेशन विद एजुकेशन डिपार्टमेंट कर रहे हैं। जी तो काफी जगहों पे हमारे ऐसे प्रोग्राम्स होते आए भी हैं और आगे भी हमारे हमेशा जी एक सर। कैलेंडर में ये जरूरी रहता है कि हम इससे रिलेटेड अवेयरनेस करते रहें। करते रहें। जी जय साहब, आप जानना चाहेंगे पुलिस कंप्लेंट का क्या रोल है इस सब में? जहां एक तरफ एक औरत कंप्लेंट करती है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी एक्ट के हिसाब से, क्या उसी वक्त वो एक पुलिस कंप्लेंट भी दायर कर सकती है और दोनों ही ज़ाब्ते जो हैं वो अलग अलग तरीके से चलें, या फिर उसे इंतज़ार करना पड़ेगा पहले एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का फैसला आ जाए उसके बाद ही वो पुलिस कंप्लेंट कर सकती हैं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है कि वो इंतजार करे। जी। वो एक सेपरेट फोरम है, ये एक सेपरेट बिल्कुल। फोरम है। ये आपका एक अंदर एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जैसी होती है, इट्स एन इंक्वायरी। जी। इसकी अलग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और अगर आपको उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करनी है, मैंने जी, जी, कहा सर। ये भी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की को ये मैंडेटरी है जी। कि वो असिस्ट करे इसको और पुलिस कंप्लेंट फाइल पुलिस करवाए। कंप्लेंट, जी। जैसे पहले क्या होता था कि पुलिस के पास कोई लेडी जाती थी और वो कहती थी मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गई, जी, तो सर। पुलिस वाले पूछते थे क्या हुआ, वो कहते थे कि मुझे किसी ने ऐसे टच किया, तो वो जी। हंसते थे, वो कहते थे ये क्या सेक्सुअल बिल्कुल, हैरेसमेंट उसे है। संजीदगी से नहीं लिया जी जाता था। बिल्कुल। अब इसके आने, इस पॉश एक्ट के आने से इसको डिफाइन किया गया है, बिल्कुल। कोई भी अनवांटेड बिहेवियर, इट कैन बिल्कुल। बी फिजिकल, इट कैन बी बाय इम्प्लाइड मीन्स, बिल्कुल जी सर। इवन साइकोलॉजिकल। आप किसी को साइकोलॉजिकली ये कर रहे हो, उसके लिए जी। बहुत ही एक हॉस्टाइल ऐसा एनवायरनमेंट माहौल क्रिएट बना कर रहे रहे हो। हो, जी बिल्कुल। हाँ। तो इस वजह से इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो है ये उनके लिए ऊपर मैंडेटरी रखा गया है कि अगर जी कोई सर। पुलिस में कंप्लेंट करना चाहती है तो आपको उसको असिस्ट करना है। जी। वो एक सेपरेट फोरम है, वो अलग चलेगा, वो क्रिमिनल वो कॉन्सिक्वेंसेज जी हाँ, उसकी वो वो क्या बिल्कुल होंगी वो मुख्तलिफ है। वहां जी, वो चलेगा, अलग चलेगा और ये और अलग भी। है। और जी। दोनों ही एक साथ भी चल सकते जी हैं। बिल्कुल, दोनों एक साथ आखिर चल में सकते जय साहिबा, इस मौजू के तई आपका क्या पैगाम रहेगा हमारे नाज़रीन के लिए? हैं। मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है, आप हर एक लेडी जो है इससे डील करती है, जी। हर एक जगह पे वो डील करती हैं। अब आपको चुप रहने की जरूरत नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आप ही अपने लिए आवाज उठाएं, आप किसी और के लिए भी आवाज उठा सकते बिल्कुल। हैं। इसमें अग्रीव्ड पर्सन के बिहाफ पे कोई भी, इवन अगर कोई डेड हो चुका है, मतलब अगर कोई मर चुकी है और उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई है, उसके बिहाफ पे कोई भी आके, कोई एनजीओ से आके, कोई भी उसका लीगल ईयर जो है वो कंप्लेंट, उसके जी। लीगल ईयर के कंसेंट के साथ जो है कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो ये बहुत ही वाइड लॉ है, आप इसका फायदा उठाएं और अपने साथ जो भी हैरेसमेंट आपकी वर्क प्लेस पे हो रही है उससे आप अपने आप को महफूज रखें और बाकियों को भी ये अवेयरनेस जरूर दे दें। जय साहिबा, आज के इस अहम मौजू पर हमारे नाजरीन तक जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाजरीन, आज का ये प्रोग्राम यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें उम्मीद है कि दूरदर्शन और जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी की ये कोशिश आप तक इस अहम मौजू के बारे में बहुत ही अहम जानकारी पहुंचाने में कामयाब रही और आप इससे पूरी तरीके से मुस्तफीद होंगे। तो नाजरीन, आज का ये प्रोग्राम यहीं इख्तिताम होता है। दीजिए हमें इजाज़त। अगले हफ्ते हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए अहम कानूनी मौजू को लेकर। खुदा हाफिज। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया। पापा, यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और इस साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट।
जो भी बुरा भला है अल्लाह जानता